एड्रेस तो कर दें, फिर आप प्रश्न करिएगा। प्री स्टार्ट कर दिया पुनी। हाँ, प्रिय पत्रकार साथियों, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में आज मैं आकर अभिभूत हूं। आप सभी पत्रकार साथियों का कानपुर कांग्रेस कार्यालय के इस ऐतिहासिक परिसर में स्वागत है। साथियों, आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर हम अपनी पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। पहला विषय है नेशनल हेराल्ड। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए प्रतिशोध की आग में जल रही है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से वो प्रतिशोध लेना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी दृढ़ता से और निर्भीकता से मोदी सरकार के पाप से पर्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी जब भी भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार के वार करते हैं तो ये ऐसे विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ दुर्भावना रखकर केसेस को दायर करते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नेशनल हेराल्ड का जहां तक विषय है तो बर्तानिया के खिलाफ आजादी के शंखनाद करने वालों अखबारों में से नवजीवन और नेशनल हेराल्ड अखबार था। इन्होंने आरोप लगाया, पहले एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई 2014 में जिसका संज्ञान लिया सेक्शन 200 में कोर्ट ने। उसमें ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसमें भ्रष्टाचार किया है। न्यायालय लगातार सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका में आप देखिए 2016 में न्यायालय ने कहा कि आप ये फिशिंग इंक्वायरीज बंद कीजिए, आप इस केस को चलाना चाहते हैं कि नहीं। बार बार ऐसे दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं इस न्यायालय में जिसका इस केस से सरोकार नहीं है। 2018 दिसंबर में फिर ट्रायल कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर केस लगा है, आप सिर्फ तारीखों पर तारीख ले रहे हैं। तो इनकी मंशा सिर्फ ये थी कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करते रहे। 7 साल तक ईडी और सीबीआई ने लगातार फाइलों में, और ये बात न्यायालय के निर्णय में, ट्रायल कोर्ट के निर्णय में पैराग्राफ 232 में उन्होंने लिख दी कि 2014 से 21 तक लगातार ईडी और सीबीआई में इस बात के कंसेंसस थे कि इसका मुकदमा नहीं बनता। 2015 में ईडी के डायरेक्टर ने क्लीन चिट दी, उन्होंने सिफारिश की क्लोजर की, मगर मोदी सरकार ने उस डायरेक्टर को हटा दिया क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की मंशा इनकी थी। उसके बाद ईडी ने ईसीआईआर फाइल की और कॉग्निसेंस लिया, संज्ञान लिया जो प्राइवेट कंप्लेंट थी उसका, जिसका संज्ञान लेने से माननीय न्यायालय ने इनकार कर दिया। तथ्य साफ थे कि हमने एक यंग इंडिया कंपनी बनाई जो नॉट फॉर प्रॉफिट थी। इसका अर्थ यह था कि जो एजेल है उसका 1 रुपया भी यंग इंडिया में ट्रांसफर नहीं हुआ, 1 इंच जमीन भी, 1 इंच प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं हुई। तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के प्रावधानों में इस बात का शुमार है कि उसके डायरेक्टर ना तो सैलरी ले सकते हैं, उसके डायरेक्टर ना तो कोई डिविडेंड ले सकते हैं, ना कोई संसाधन जो एजेएल है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का प्रश्न ही नहीं था। तो आज ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने इस मनोभाव से कि आजादी के दीवानों ने जो उस अखबार के माध्यम से लड़ाई लड़ी थी उसके हितों को संरक्षित करने के लिए यंग इंडिया बनाई। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात, ये कहा गया कि 100 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस ने दिया, तो मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले, तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया
जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को कैद कर सके। ये 100 करोड़ रुपया आजादी के दीवाने जो अखबार में लड़ाई लड़ रहे थे उनके वेतन और पेंशन के थे। ये पैसे जो जिनमें अखबार चलते थे, जिन परिसरों में स्थानीय निकाय का टैक्स चुकाना था, उसके पैसे हमने दिए। और अगर ये अपराध है तो ऐसा अपराध आजादी के दीवानों के लिए, उस लड़ाई के लिए हम 100 बार ये अपराध करेंगे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है कि मोदी सरकार ने इस देश के मजदूरों के साथ जो जघन्य पाप इस सदन में किया है वो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। महात्मा गांधी की आत्मा को मारकर मनरेगा को जो आघात पहुंचाया है, इस देश के मजदूरों को जो आघात पहुंचाया है, वो क्षमा योग्य कतई नहीं है। आज देश का मजदूर खून के आंसू रो रहा है और भूखे पेट सो रहा है। मजदूरों के पेट पर लात और धन्ना सेठों के पीठ पर हाथ ही मोदी सरकार रखती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, हाल ही की नीति आयोग की मीटिंग में 13 पन्नों का पत्र नीतीश कुमार ने लिखा। क्या लिखा उसमें आपको? कि आप जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें 40-60 की हिस्सेदारी रखते हैं, 40% राज्य सरकार का, कई योजनाओं में 50%। उनके पास, राज्यों के पास मैचिंग ग्रांट के पैसे नहीं है और वो खर्च नहीं कर पाते। मनरेगा जो 100% केंद्र सरकार जिसमें पैसा खर्च करती थी, दो योजना मजदूरों की मांग पर चलाई जाती थी, जिस योजना की वजह से 12 से 14 करोड़ मजदूर अपनी आजीविका कमाते थे, उस पर इतना गंभीर आघात किया कि पहली तो जो डिमांड ड्रिवन थी, जो मजदूरों की मांग पर काम निर्धारित होता था, मोदी की मनमानी से मनमानियां चलेगी। इस योजना में मोदी सरकार ने यह भी तय कर दिया कि काम भी केंद्र तय करेगा। क्या होगा? पहले गांव निर्धारित करता था, पहले मजदूर निर्धारित करते थे, राज्य की सरकार निर्धारित करती थी। मजदूरों के साथ किया गया यह कुठाराघात कभी ये देश क्षमा नहीं करेगा। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया था, बीते 10 वर्षों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने अधिकार संपन्न भारत बनाया था। काम के लिए मनरेगा का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया, किसानों को उनकी जमीन का अधिकार दिया, जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासी भाइयों को दिया, 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। और बीते 10 साल में अधिकार छीनने वाली ये सरकार एक के बाद एक किसानों के, मजदूरों के हक और अधिकार छीनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेगी और हम हर हाल में मनरेगा का ये जो कानून है, अनैतिक कानून है, मोदी सरकार को बाध्य करेंगे। जैसे जमीन को हथियाने का किसानों के कानून वापस लेना पड़ा, जैसे कृषि के क्रूर काले कानून वापस लेने पड़े, मनरेगा का ये कानून वापस लेना पड़ेगा मोदी सरकार को। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो। मनरेगा और जीराम जी जो इन्होंने किया है, तो क्या फर्क है? मूल फर्क यह है कि पहले पूरी केंद्र प्रायोजित थी ये योजना, केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने तय किया था कि केंद्र सरकार पूरी तरह इसको पैसा देगी। दूसरा अंतर यह था कि डिमांड ड्रिवन थी, गांव में ग्राम सभा तय करे, राज्य की सरकार तय करे कि वहां क्या काम करने हैं। अब मोदी सरकार जैसे मन की बात करते हैं, वैसे मनमानी मनरेगा में वो तय करेंगे काम क्या होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने 40% ये कहा कि राज्य खर्च करेंगे, तो मुझे बताइए, जब राज्य आर्थिक रूप से ये परिस्थितियां देश की नहीं है, मोदी सरकार ने आर्थिक बदहाली की कगार पर ला खड़ा कर दिया, तो ये बोझ फिर से राज्यों पर क्यों डालना चाहते हैं? मतलब आपका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए कमाए रोज, और मोदी सरकार गरीबों को, आप हतप्रभ रह जाएंगे जान करके कि हिंदुस्तान में कब सबसे कम श्रेणी की मनरेगा मजदूरी 252 रुपए उत्तर प्रदेश में है। पिछले साल 15 रुपए बढ़ाए, उसके पहले सिर्फ 7 रुपए बढ़ाए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की कि 400 रुपए से कम मत करिए, नहीं तो उनकी आजीविका नहीं चल सकती। तो ये जो प्रावधान किए हैं ये मजदूरों के खिलाफ हैं, और इस देश का मजदूर, इस देश का सदन कम से कम ये मोदी सरकार को अन्याय नहीं करने देगा। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में अब क्या करने जा रहे हैं? नहीं, नेशनल हेराल्ड का इससे बड़ा क्रिस्टल क्लियर कोई बात नहीं हो सकती।
अदालत ने खुद ये लिख दिया अपने निर्णय में कि ईडी सीबीआई 7 साल तक कहती रही कि इसमें मुकदमा नहीं बनता, और स्वाभाविक भी है, मुकदमा है कैसे जब एक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, यंग इंडिया कंपनी में 1 इंच जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, अखबार निकाले जाते थे। ये कहते हैं कि वो एजेएल ने, एसोसिएट जनरल ने क्यों नहीं लोन ले लिया, तो साहब किन संपत्तियों पर लोन लें? उन संपत्तियों पर जो लीज की है, जो सरकार ने कोई प्रीमाइसेस अखबार चलाने के लिए अगर लीज पर दिया है तो उसको गिरवी थोड़ी रखा जा सकता है। तो ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी, आजादी के आंदोलन का अखबार था, तो ये हमारा दायित्व था कि उसकी देनदारी हम लें। तो उसके पत्रकारों को अगर हम उनका हक का पैसा देते हैं तो ये अपराध नहीं हो सकता। और बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो बुनियादी अंतर हमारे 10 साल में और इस 10 साल में है, हमने राइट बेस्ड कानून, हमने अधिकार संपन्न, हमने कहा कि ये नागरिकों का अधिकार है मनरेगा का, ये नागरिकों का अधिकार है 86 करोड़ लोगों को भोजन का। और ये जो न्यू लिबरलिज्म के नाम पर मोदी जी कहते हैं मैं एहसान कर रहा हूं, अगर अनाज दे रहा हूं तो मैं एहसान कर रहा हूं, अगर मजदूरी, आपका एहसान नहीं है, नागरिकों के करों का पैसा है, तो इसीलिए हम उसको अधिकार मानते हैं। और जो मजदूरों का पैसा, महात्मा गांधी जी श्रम को पूजा मानते थे और मजदूर को भगवान। वो कहते थे कि सत्ता का कामकाज देखना है तो सुदूर गांव में जाइए, अगर मजदूर का चूल्हा बुझा हो तो उस क्षण से ही सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। अरे जी, जो नीतीश कुमार ने हिजाब वाले मामले लगाए तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? देखिए, पहली बात तो ये स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय पर है, मगर किसी व्यक्ति को इस देश में अधिकार नहीं है कि वो नारी की निजता का हनन करे। मतलब आप मानते हैं कि नीतीश कुमार ने गलत किया? भाई स्वाभाविक रूप से कि किसको अधिकार है बताइए? अगर उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार या कोई राजनेता किसी का नकाब या किसी महिला का नकाब या घूंघट उठाए तो क्या वो बर्दाश्त के काबिल होगा? कांग्रेस हमेशा अपनी सभाओं में, बैठकों में बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश है, लेकिन वो वोट बैंक में नहीं। तो बिहार चुनाव भी इसका उदाहरण, वो 100% वोट चोरी हुई है। 26,000 औसत वोट एक एक विधानसभा से काटे गए हैं। मैं चुनौती देता हूं चुनाव आयोग को, वो वैधानिकता बताए इसकी। आर्टिकल 327 और 324 को हार्मोनियसली पढ़ना पड़ेगा साथ साथ आपको। वो कहते हैं हमको आर्टिकल 324 में चुनाव कराना, मतदाता सूची तय करना, लेकिन साहब ये बताइए, जब रोपा का कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसमें हमने फॉर्म 4 लिया, जिसमें नए वोटर ऐड होते हैं, फॉर्म 6 में नए वोटर ऐड होते हैं, 4 में वोटर का रजिस्ट्रेशन है, और 7 में वो प्रावधान है जिसकी आप बात कर रहे हो कि अगर नागरिकता नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन लीजिए, वोट खत्म हो जाएगा। ये एसआईआर का नया फॉर्म आप कहां से लेकर आए? आप पार्लियामेंट से बड़े हो गए? किसने तय किया? पढ़िए 22 अप्रैल 2003 का जवाब राज्यसभा में। अरुण जेटली जी ने कहा कि ये नागरिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने कह दिया घुसपैठी आ गए, मुझे सिंगल एक घुसपैठिए का नाम बता दीजिए बिहार में। झारखंड में आपने कहा, अब वेस्ट बंगाल चुनाव आया वहां कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं, मैं बड़ा सवाल खड़ा करता हूं। योगी जी ने अभी मैं एक भाषण सुन रहा था, कहा 4 करोड़ लोगों के फॉर्म नहीं वापिस हुए, मिल नहीं रहे। तो योगी जी ये पाप किसका है बताइए ना? 9 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के मजदूरी के लिए विवश कर दिए आपने दूसरे प्रांतों में। और मैं नहीं कह रहा हूं, ई श्रम पोर्टल पर जाइए मोदी जी के, उन्होंने कहा है और उन्होंने एफिडेविट दिया है कि 10,000 रुपए से हमारे परिवार की आमदनी कम है। मतलब पीपल आर गेटिंग 67 रुपीज ओनली, 67 रुपए प्रतिदिन पर वो अपनी आजीविका दूसरे प्रांतों में बिता रहे हैं। इसका ये अपराध किसका है? तो आप ये जवाब दीजिए। वो नहीं मिल रहे क्योंकि आपने पलायन के लिए उनको मजबूर। बिहार में भाजपा की सरकार, आप जो कह रहे हैं भाजपा की जीत जनादेश नहीं है बल्कि वोट चोरी का नतीजा, आपका ये कहना? ज्ञानादेश है, जनादेश नहीं है, ये स्पष्ट ज्ञानादेश है। अब उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में इस तरीके की स्थिति ना हो, भाजपा वोट चोरी ना कर सके, अब क्या कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, हम हर संभव कोशिश करेंगे कि वोट चोरी ना हो। राहुल गांधी जी दृढ़ प्रतिज्ञ है, कांग्रेस का कार्यकर्ता दृढ़ प्रतिज्ञ है, मगर फिर हम ये भी जानते हैं मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, तो क्या मेरे हक में फैसला देगा? वो
चुनाव आयोग अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अपना कार्यालय संचालित कर रहा है तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे और जनता से भी आग्रह करते हैं कि इतने प्रचंड बहुमतों से इन लोगों को हराइए तो ये संविधान पर आक्रमण करना भूल उत्तर जाए। प्रदेश में कांग्रेस आज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे जो संगठनात्मक दृष्टिकोण से असीम संगठन क्षमता के धनी अविनाश पांडे जी ब्लॉक लेवल तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा क्या कर रहे हैं। कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ने की स्थिति में है या उसको गठबंधन की जरूरत है? ये निर्णय सामूहिक होता है, ये निर्णय पार्टी का नेतृत्व। क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के भरोसे राज्य की राजनीति कर रही है? नहीं, देखिए, क्षेत्रीय दलों के भरोसे नहीं, ये प्रजातंत्र है, सभी को क्षेत्रीय दलों को भी अधिकार है अपने राजनीतिक दलों को अपने प्रजातंत्री व्यवस्था में आकार देने का, और इससे हटकर हाँ, बड़े राजनीतिक दलों को खुद के बलबूते पर अपने प्रजातंत्र को आकार देना चाहिए, मगर फिर भी क्षेत्रीय दल प्रजातंत्र की जांच चौकियां हैं। अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और कुछ कांग्रेस के ही आपके कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि हम अब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं। इस विषय पर मैंने भी उनसे पूछा था, तो क्या सपा विधानसभा में सपा के साथ आ पाएंगे कि फिर आप कहेंगे कि ये हाईकमान तय करेगा? लेकिन यहाँ से कार्यकर्ताओं के दिल से अगर बात पूछी जाए तो क्या जवाब? हमारा हाईकमान कौन है? हमारे कार्यकर्ता। संगठन सृजन का अर्थ क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच, अर्थात हमारे जिलाध्यक्ष नीतियों का निर्धारण करेंगे और शीर्ष नेतृत्व फैसिलिटेटर होगा। तो आपके कार्यकर्ताओं से बात हुई? बिल्कुल, जो कार्यकर्ता, देखिए अभी वक्त है, मगर फिर भी मैं कहता हूं जो कार्यकर्ता तय करेंगे। राहुल गांधी जी का मंतव्य है, कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से ये तय कर चुकी संगठन सृजन के माध्यम से, वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, इन लोगों ने तय किया है कि कार्यकर्ता ही दिशा तय करेगा राजनीतिक दल। पिछले कुछ दिनों में प्रियंका जी के सदन में दिए हुए भाषण बहुत ही वायरल हुए, बहुत ही पसंद किए गए, तो क्या अब भविष्य में माना जाए कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखेंगी? पूरे देश की जिम्मेदारी है, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, इन पर है ही सही, और ओजस्वी वक्ता प्रियंका गांधी जी है, विचार और व्यवहार में समरूपता है, प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि वक्ता और व्यवहार का अंतर हो, वो आपको राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब किसी में दिखाई नहीं देगा। वोट चोरी का मुद्दा जितनी तेजी के साथ कांग्रेस उठा रही है, या उठाया, उसने बिहार में उठाया, कहीं भी उठाया, आपकी जो इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं वो उसको इतना क्यों नहीं उठा रहे हैं? बिहार के परिणाम वोट चोरी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नहीं, बिहार तो हो गया, लेकिन अब 27 में जो आपके यहाँ यूपी में होने वाला है, तो आपका जो गठबंधन है उसमें और जो लोग पार्टियां वो क्यों नहीं उठा रही मामला? अभी तो मुझे लग रहा है कि आदित्यनाथ जी चिंतित है मोदी जी के वो SIR से, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि वोट हमारे कट रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो आपस में एक दूसरे का प्रतिशोध है वो लेने की कोशिश हो, तो अभी तो उनको खुद को भी सजग होने की आवश्यकता है। हमारी सजगता है, हम एक भी वोट चोरी उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे, और उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है, सरकार हर हाल में उत्तर प्रदेश की इस बार बदले। क्या कांग्रेस अपने पुराने वरिष्ठ नेताओं को भूलती जा रही है? नहीं, सक्रिय नहीं है। देखिए, अनुभव और युवा नेतृत्व दोनों का फ्यूजन है कांग्रेस, उनके प्रशस्त मार्ग पर ही कांग्रेस का जायसवाल जी का निधन हुआ, चर्चा बहुत रही, कोई वरिष्ठ नेता उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं गया, यहाँ तक कि बीजेपी के डिप्टी सीएम तक घाट पहुंच गए, फिर दूसरे डिप्टी सीएम उनके घर तक पहुंच गए। कांग्रेस के नेता, आपके प्रदेश अध्यक्ष 10 दिन बाद उनके घर पहुंचे, तो उसको लेकर के कार्यकर्ताओं, मेरे सवाल, ये कार्यकर्ता का सवाल है, कार्यकर्ताओं में एक सवाल ये उठ गया कि जब श्री प्रकाश जायसवाल जी जैसा, उनका कानपुर में उनसे बड़ा कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, और उनकी में जब कांग्रेस का ये हाईकमान का, और आप राहुल गांधी जी ने 8 बजे सुबह 12 घंटे बाद अपने ट्विटर पे ट्वीट किया, उससे पहले योगी जी और तमाम लोग कर चुके थे, तो इसको लेकर के सवाल आ रहा है कि जब ऐसी वरिष्ठ नेताओं के साथ है तो कार्यकर्ताओं के साथ क्या होगा? हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमारे वरिष्ठतम नेता रहे हैं, पूरी श्रद्धा उनके प्रति हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व की है। हम लोगों ने तत्काल श्रद्धांजलि भी अर्पित की, और हर वो वरिष्ठ नेता जो कानपुर आएगा उनके घर जाएगा, हम लोग भी मानस बनाकर आए हैं। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, मगर हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास पर जाएंगे।